हाँ वो तो वैष्णव शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करते थे। मतलब जहां जहां पर भी उन्होंने बौद्ध धर्म के चिन्हों को मिटाया, वहां वहां पर उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया, शिवलिंग की स्थापना करवाई, नंदी छाप सिक्के भी चलवाए थे। तो इस आधार पर कहा जाता है कि वे शैव धर्म के अनुयायी थे। मत्स्य न्याय क्या होता है? मछलियों का क्या न्याय होता है? और सोचो, और सोचो। मेरे पास कम से कम अभी वर्तमान में 50 दिमाग है। कितने दिमाग है? राधा, कितने स्टूडेंट्स आज? तो 50 उत्तर तो मिलने चाहिए। 49। चलो मुझे मिलाकर 50। ठीक। हाँ तो आप बताओ क्या होता है मत्स्य न्याय? एग्जैक्टली। ठीक है, मत्स्य न्याय क्या होता है? बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में क्या हुआ था? अराजकता फैल गई थी और मत्स्य न्याय की स्थापना हो गई थी। अर्थात जो शक्तिशाली वर्ग है वे कमजोर लोगों का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। ठीक है, और इससे निजात पाने के लिए ही प्रकृति न्याय को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? प्रकृति न्याय को। अर्थात प्रकृति कहा गया वहां की आम जनता को। आम जनता ने वहीं के एक योग्य व्यक्ति को उठाया, लक्ष्मी की बाह पकड़वाई। ठीक है, लक्ष्मी की मूर्ति और उसके बाह को पकड़वाना मतलब लक्ष्मी से विवाह कराना। ठीक है, लक्ष्मी की मूर्ति से विवाह कराकर उसको सर्वसम्मति से अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिए। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था गोपाल। ठीक है, और चूंकि गोपाल था इसलिए उस वंश का नाम हुआ पाल वंश। ठीक है, तो उस समय फिर नहीं बताऊंगा, पाल वंश का इंट्रोडक्शन वही कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, शक्तिशाली राजा धर्मपाल था। हो ही तो गया, लिख लो, खत्म करो उसको। चलो आते हैं वापस, है ना, राजपूत काल में आते हैं। राजपूत काल के बारे में इतना बता दूं कि संपूर्ण भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इंक्लूडिंग साउथ इंडिया का ये पूरा पार्ट, ठीक है, कुछ भागों को छोड़ दिया जाए यदि, तो दक्षिण भारत का यह भाग पूरा, यह संपूर्ण क्षेत्र किसके अधिकार में आ गया था? राजपूतों के अधिकार में आया था। राजपूत कौन थे? अर्थात ये कहा जाए कि अगर उत्तर भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जिन महान शक्तियों ने शासन किया, जिस महान शक्ति ने नहीं कहा जा रहा है ना, जिन महान शक्तियों ने शासन किया उनमें सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग थे या अधिकांश संख्या में जो राजवंश थे वो कौन थे? राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन तो यही उठता है कि ये राजपूत थे कौन और आए कहां से थे? उठेगा कि नहीं कि अचानक कहां से उठ के आ गए? इसके पहले तो कौन थे? तो इसके पहले निश्चित तौर पे ये जो भी शक्तिशाली शासक थे जिनका साम्राज्य था वहां पर सामंत का रूप कार्य कर रहे, सामंत के रूप में काम कर रहे थे। पर ये चूंकि शक्तिशाली थे और पूर्वगामी राजा या पहले के राजा क्या अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाए। ठीक है, तो वैसी स्थिति में चूंकि इनके पास योग्यता थी, ये अलग अलग स्थानों से शासक वर्ग के रूप में उभर कर सामने आने लगे। ठीक है, उत्पत्ति के संदर्भ में दो विचारधारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में इतिहासकारों में द्वैत मत है। ठीक है, पहला कहा जाता है कि ये भारतीय थे या तो देसी थे, और दूसरे विचारक कहते हैं विदेशी मूल से इनकी उत्पत्ति हुई है। विदेशी, दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। ठीक है, जिन विद्वानों ने इनको भारतीय माना उन्होंने भारतीय मानने के पीछे दो रीजंस दिए, पहला और दूसरा। पहला जो तर्क था उसके अनुसार कहा गया कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के राजपुत्र से हुई है। किससे हुई है? राजपुत्र।
जिस शब्द का प्रयोग होता था राज परिवार के सदस्यों के लिए, ठीक है, राज परिवार के सदस्य अपने नाम के आगे पीछे जहां पर भी इस शब्द का प्रयोग कर लिया करते थे ताकि पहचान में आ जाए कि वे राज परिवार से जुड़े हुए हैं, राजा के पुत्रों में से एक है, ठीक है। तो प्राचीन काल में इस रूप में इसका प्रयोग होता था, लेकिन हर्ष की मृत्यु के बाद अब इस शब्द का प्रयोग, राजपुत्र का प्रयोग राज परिवार के सदस्यों के रूप में न होकर के एक जाति के रूप में होने लगा, ठीक है। और इन्होंने इसका नाम, इस जाति को क्या नाम रख लिया? तो एक तर्क तो ये दिया जाता है कि राजपुत्र से ही राजपूत बने हैं और ये राज परिवार से संबंधित थे जो बाद में अलग अलग स्थानों में शासन करने लग गए और राजपूत कहलाए। एक दूसरा जो तर्क है सेकेंड, वो थोड़ा सा किंवदंती पर आधारित है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, लेकिन आधार उसको भी माना जाता है। और इस जनश्रुति का आधार है, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने? कितने लोग सुने? अच्छा, बाकी लोग नहीं सुने? ठीक, अच्छा, तो बाकी लोगों के हाथ नहीं है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के मित्र और कवि हुआ करते थे चंद बरदाई। क्या नाम था? चंद बरदाई। यदि वो नहीं होते तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम उतना कुछ नहीं जान पाते जितना आज हम जान रहे हैं, ठीक है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवनी को, उनकी वीरताओं को लिपिबद्ध कर लिया है काव्य रूप में, और उस ग्रंथ का क्या नाम लिखा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज कौन सी जाति के थे? चौहान थे, राजपूत चौहान थे, ठीक है। कौन थे? राजपूत चौहान थे, क्लियर। तो पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने जो कथा सुनाई है, इनकी उत्पत्ति, एक्चुअली उन्होंने सीधे पृथ्वीराज चौहान को उठाकर कहानी बनाना शुरू नहीं किया, इनके वंश की उत्पत्ति के बारे में एकदम ओरिजिन से बात कही उन्होंने। तो उनके अनुसार या चंद बरदाई के अनुसार एक समय था बहुत प्राचीन काल में जब यह संपूर्ण क्षेत्र किससे प्रभावित था? दैत्यों या राक्षसों से प्रभावित था, दैत्यों के आतंक से भयभीत था। जैसे छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, जैसे भगवान श्री राम जहां जहां गए वहां पर दैत्य थे, ठीक है। तो वैसे ही दैत्यों के आतंक से यह क्षेत्र प्रभावित था। उनसे बचने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने, किन्होंने? वशिष्ठ ने आबू पर्वत, कौन सा पर्वत? आबू, चलो, आबू माउंट, ठीक है। आबू पर्वत, माउंट आबू, ठीक है। आबू पर्वत, रानी तुमसे ना एक्स्ट्रा फीस लूंगा। चलो, आबू पर्वत के टॉप पर या शिखर पर उन्होंने एक अग्निकुंड की स्थापना की। किसकी? और अग्निकुंड में उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ में उन्होंने आहुति दी, मंत्रोच्चारण किया और उस यज्ञ से उत्पन्न हुए 4 योद्धा, ठीक है। कितने योद्धा? पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चौहान, चौथा चालुक्य। ये 4 योद्धा पूरे हथियार के साथ निकले अग्निकुंड से और उसके अड्डे मार काटे राक्षसों के साथ, ठीक है। पूरे क्षेत्र को, भारत भूमि को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिला दी, ठीक है। और आज जितने भी राजपूत वर्ग हैं, जितने भी राजपूत परिवार हैं, वो कहीं न कहीं इन्हीं से जुड़े हैं या इन्हीं 4 मूल योद्धाओं के कुल से बिलोंग करते हैं, या कहा जाए कि इन्हीं की संतानें। कल्हड़ ने अपने राज तरंगिणी में 36 प्रकार के राजपूतों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार का? 26 नहीं, 36, ठीक है। 36 प्रकार के राजपूत कुल है, ठीक है। तो 36 में से बेसिक कितने हैं? 4 है।
और बाकी के 32 लोग इन्हीं के वंशज हैं, अर्थात इन्हीं से उत्पत्ति हुई है उनकी। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत है, दोनों ही बताते हैं कि एक तो ये राजपुत्र वाला और दूसरा पृथ्वीराज रासों में कही गई वो कहानी जिसके अनुसार इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। और इसीलिए इन चारों को क्या कहा जाता है, अग्निकुल के राजपूत कहा जाता है। अग्निकुल के बेसिकली हम लोग राजपूत में जो 32-36 गिन रहा हूं ना, सबके बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब मैं तो एटलीस्ट नहीं पढ़ाऊंगा क्लास में 36 प्रकार के राजपूत। ठीक है, मैं 6-7 पढ़ाऊंगा, बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से जिस वंश से आप लोग जुड़ते हो उसको देख लेना। ठीक है, और नहीं जुड़ते हो तो स्किप भी कर लेना। क्लियर है? तो सभी में से क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन 6-7 में से ही आता है। तो बेसिकली जिन राजपूतों के बारे में हमको पढ़ना है वो है 7। ठीक है, इन 7 का संबंध आने वाले समय के इतिहास से भी है और इस समय के इतिहास में भी कुछ न कुछ इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे सबसे पहला गुर्जर प्रतिहार, सेकंड